नमस्कार दोस्तों आज की जो ये क्लास है ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का एक चैप्टर जो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस है, जो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कंपटीशन में, उस चैप्टर के बारे में जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इस चैप्टर का जो है ये बहुत क्विक रिविजन मैं पूरा ले रही हूँ, यानी कि पूरे चैप्टर का रिवीजन जो है वो हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। द होल चैप्टर आई विल बी एबल टू मेक यू लर्न इन दिस वीडियो ओनली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। बहुत स्मूथली धीरे धीरे मैं आपका ही रिवीजन ले रही हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग थ्योरी पोर्शन के बारे में बात करेंगे, और एक वीडियो में और लेकर आऊँगी एक्टिव और पैसिव का, जिसके अंदर मैं आप लोग को सारे PYQs यानी कि जो क्वेश्चंस है जो अब तक एक्टिव और पैसिव वॉइस में पूछे गए हैं, जो अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो एक्टिव और पैसिव में हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि किस टाइप से आपको सेंटेंस में है ना टेंस जो है वो चेंज करना होता है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो बेसिकली किस बात को डिपिक्ट करता है। जब आप कोई सा भी सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस में लिखते हो, तो एक्टिव सेंस में ये जो सेंटेंस है इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब, देन अपनी मेन वर्ब, एंड देन उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को डिपिक्ट करते हैं। अगर इस टाइप से हमको कोई सेंटेंस दिख रहा है तो दैट सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस। वेन एवर यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो डेफिनेटली चेंज होती है, जो ही हमें चेंज ऑफ टेंस में पढ़ना है। उसके बाद जो मेन वर्ब है इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और ये जो सब्जेक्ट है ये हम सभी जानते हैं कि ये बाय के साथ में पीछे चला जाता है, यानी बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा है जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को आगे लिखा है, ये सेंटेंस मेरा पैसिव कहलाता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब का चेंज है ना, यही हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ टेंस के अंदर। तो सबसे पहले जो चेंज ऑफ टेंस में हम पढ़ रहे हैं दैट इज कि हम लोग प्रेजेंट टेंस को जो है वो कैसे चेंज करते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, तो आप ध्यान से पढ़ें कि प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, ये पर्टिकुलरली 4 होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर चारों टेंस लिखूँ प्रेजेंट के, अभी हम फिलहाल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो यहाँ पर 4 टेंस है, दैट इज प्रेजेंट सिंपल, the second one is present continuous, the third one is present perfect, and the fourth one is present perfect continuous tense। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, तो वेन एवर अगर आपका एक्टिव स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, तो जैसे ही अगर आप इसका, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो डेफिनेटली या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, या फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES दिखेगा, नहीं तो आपको डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखने वाली है। तो आप समझ जाएंगे कि जो आपका सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जैसे ही आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो आप ध्यान रखें कि पैसिव स्टेटमेंट में जो ये सेंटेंस है ये एक स्टेप नीचे उतर जाता है। नो मैम, एक स्टेप नीचे मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, यानी कि आपको वॉज वर के साथ में, सॉरी इज एम आर के साथ में जो है वो क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो पैसिव स्टेटमेंट है उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो वैसे ही कंटिन्यूअस टेंस में आपको यहाँ पर इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। नाउ सेकेंड चेंज क्या है कि अगर मैम मेरा एक्टिव स्टेटमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ, तो अगर आपका एक्टिव स्टेटमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो आपको कैसे पता चलेगा, इज एम आर के साथ में ING फॉर्म दिखेगी। तो अगर आपको इज एम आर के साथ ING फॉर्म दिख रही है तो आपका सेंटेंस एक्टिव है। जैसे ही आप इसका पैसिव करते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यही रहता है, इसके अंदर हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं, एंड दैट वर्ड इज कि आपको इज एम आर के बाद में बीइंग ऐड करना है। देखो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट सिंपल टेंस एक स्टेप नीचे उतर जाएगा, तो जो आपका डू डज है वो आपका इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर मैंने कहा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यहीं रहेगा, इसमें क्या वर्ड ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आपको इन दोनों टेंस में भी करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या करना है मैम, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि एक्टिव स्टेटमेंट में है तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक्टिव स्टेटमेंट में है, वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म नजर आएगी।
तो अगर आपको हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म नजर आ रही है तो आपका स्टेटमेंट एक्टिव है। जैसे ही आप इसे पैसिव करेंगे तो एक स्टेप नीचे उतर जाना, आपको क्या करना है, हैज़ और हैव के साथ में बीन लगाना है और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये स्टेटमेंट आपका किस में कन्वर्ट हो गया, पैसिव में। नाउ अगेन अगर मैं बात परफेक्ट कंटिन्यूस की करूं तो परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है ना, ये एक्सेप्शंस में आता है। ये क्यों एक्सेप्शंस में आता है, क्योंकि यहीं रहेगा, और अगर ये यहीं रहेगा तो इसके अंदर आपको फिर क्या ऐड करना है, डेफिनेटली आपको इसके अंदर भी बीइंग ही ऐड करना है। तो वंस अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस एक स्टेप नीचे उतर के प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस वहीं रहेगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक स्टेप नीचे उतर जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी वहीं रहेगा और बीइंग ऐड हो जाएगा। इसी बेसिस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। देखो पहला एग्जाम्पल, बॉयज लव एनिमल्स। आपको कैसे पता ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, देखिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। अगर मैं इसे पैसिव में कन्वर्ट करूं तो मैंने क्या कहा था, एक स्टेप नीचे उतर जाएगा। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, एनिमल्स है ना, एक स्टेप नीचे यानी कंटिन्यूस टेंस में एनिमल्स को देख के क्या लगाना पड़ेगा, आर। एनिमल्स आर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय बॉयज, तो एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। देखो मैंने अभी भी अपना सेंटेंस इसी सेम स्ट्रक्चर में रखा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब का चेंज है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन बाय प्लस सब्जेक्ट। यही काम हमने यहाँ किया है। सबसे पहले मैम ने क्या लिखा है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट एनिमल्स था, ऑब्जेक्ट हम उठाकर आगे लाए हैं, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, देन उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, देन आपका बाय प्लस सब्जेक्ट है। यही काम आपको बाकियों में भी करना है। आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ये यहीं रहेगा। क्या वर्ड ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। करिए बीइंग ऐड, द पिक्चर। अब द पिक्चर को देख के इज लगा दूं तो द पिक्चर इज बीइंग, बीइंग के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, तो बीइंग ड्रॉन बाय। जैसे ही आप इस आई को वर्ब के पीछे लेके जाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। सिमिलरली इस टेंस को भी चेंज करें, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिख रही है, यानी ये टेंस कौन से में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। कहाँ भेजूं इसे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएं, माई वॉच। क्या पढ़ा था हमने, हैज और हैव के साथ में क्या लगाना है, बीन, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। बस यही काम आपको यही करना है, हैज बीन, ऑलरेडी स्टोलन थर्ड फॉर्म है, हैज बीन स्टोलन बाय समवन। उम्मीद है आपको प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट करना आ गया होगा। बस यही सेम काम हमें किस में करना है, पास्ट टेंस के अंदर भी करना है। तो पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, अगेन आपको पास्ट टेंस में वही चार टेंस दिखने वाले हैं। उन्हीं चार टेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, पास्ट सिंपल टेंस, फिर क्या दिखेगा, पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, फिर बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, देन बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस की बात करूं तो आपको एक्टिव स्टेटमेंट में क्या दिखने वाला है, एक्टिव स्टेटमेंट में या तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखने वाली है, नहीं तो आपको डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको ये दिखे तो आपका सेंटेंस एक्टिव है। जैसे आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या कर देंगे, वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, आपका सेंटेंस कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर एक स्टेप नीचे उतरना है। फिर आगे बात करूं, अगर मैं मेरा सेंटेंस एक्टिव स्टेटमेंट किस टेंस में लिखा हुआ है, ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा हुआ है, तो उसे पैसिव में करते वक्त वहीं रहना है जैसे हमने प्रेजेंट में किया था, और क्या वर्ड ऐड कर देना है, बीइंग ऐड कर देना है। अगेन अगर सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में है तो अगेन आपको क्या दिखने वाला है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिखने वाली है। आप समझ जाना एक्टिव स्टेटमेंट है, एक स्टेप नीचे उतर जाना, हैड के साथ बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, पैसिव में। अगेन अगर आपका स्टेटमेंट ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो आपको वहीं रहना है, कौन सा वर्ड ऐड करना है, बीइंग। अगेन जो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये भी किसका पार्ट है, एक्सेप्शन का। क्यों पार्ट है ये भी हम 2 मिनट बाद बात करेंगे। सिमिलरली ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था ये भी किसका पार्ट है, एक्सेप्शन का। इसको भी अभी हम 2 मिनट बाद बात करेंगे। फिलहाल हम ये सारे पास्ट टेंस को कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखें क्या लिखा है, राम रोट दिस पोएम। आपको कैसे पता ये सेंटेंस एक्टिव है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। एक स्टेप नीचे उतरूं, ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाई, द दिस पोएम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जाना है, वॉज लगाऊं क्योंकि दिस पोएम को देख के वॉज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, रिटन, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय राम। अभी भी मैंने अपना सीक्वेंस वही मेंटेन किया है, सब्जेक्ट
फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, कौन से टेंस में? ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, यही रहेगा। बीइंग ऐड करना है, करें बीइंग ऐड। द प्लांट्स को उठा के आगे लाए आप, द प्लांट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, देन द प्लांट्स को देख के क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि यही रहना है। क्या ऐड कर दूं? बी। वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वाटर्ड, ईडी लगाना है ना। तो द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट बाय द गार्डनर, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। द प्लेयर्स हैड वन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। एक स्टेप नीचे उतर जाएगा, कहाँ चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। द मैच को उठा के आगे लाऊं, द मैच सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट। हैड, हैड के साथ क्या लगाना है? बीन। वन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, देखो मैंने पैसिव में क्या कहा था? हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही काम मैं यहाँ कर रही हूँ। हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स। तो ये हमने कौन सा टेंस चेंज करना सीखा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जितने भी एक्सेप्शंस हैं ये मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे प्रेजेंट के चेंज करना सीखे विद एग्जाम्पल, और सारे पास्ट के चेंज करना सीखे विद एग्जाम्पल। फिर हम बात करते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर टेंस। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो सिमिलरली जैसा अब हम प्रेजेंट और पास्ट में चले हैं वही काम आपको करना है। यानी कि एक्चुअली एक्टिव और पैसिव में अगर आप एक टेंस चेंज करना सीख लेते हैं ना तो बाकी टेंसेस में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। अगेन मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं, फ्यूचर टेंस के अंदर भी यही चार टेंस होंगे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर, देन अगर हम बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस, देन हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट, देन हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यही चार टेंस है। सेम हम वही करेंगे, पहले एक स्टेप नीचे उतरेंगे फिर वहीं रहेंगे, फिर एक स्टेप नीचे उतरेंगे फिर वहीं रहेंगे। तो अगेन अगर मैम सिंपल फ्यूचर टेंस है तो मुझे क्या दिखने वाला है? डेफिनेटली आपको विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखने वाली है। ये एक्टिव है, आप एक स्टेप नीचे उतरो, पैसिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विल और शैल के बाद में बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही काम करना है, एक स्टेप नीचे उतरना है ना। फिर अगर मेरा टेंस ऑलरेडी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है? डेफिनेटली आपको विल और शैल के बाद में क्या नजर आएगा? आईएनजी फॉर्म नजर आएगी। विल बी और शैल बी के बाद आपको क्या करना है? वहीं रहना है, वहीं रहना है। यानी कि आपको विल बी और शैल बी के बाद में बीइंग ऐड करना है एंड देन आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो एक स्टेप नीचे उतर जाना। आपको कैसे पता कोई फ्यूचर परफेक्ट में है? इसलिए पता है क्योंकि विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। एक स्टेप नीचे उतर जाना, अगर आप एक स्टेप नीचे उतरोगे तो क्या करोगे? विल हैव और शैल हैव के साथ में बीन लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव हो गया। और अगर ऑलरेडी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो अगेन आपको क्या ऐड कर देना है? बीइंग ऐड कर देना है। अब इस टेंस के अंदर दो टेंस एक्सेप्शन है, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सेप्शन का पार्ट है और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी एक्सेप्शन का पार्ट है। तो ऑलरेडी हमारे चार टेंस एक्सेप्शन का पार्ट हैं जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं, पर उससे पहले हम ये कुछ फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल की बारे का बात कर रहे हैं। देखो विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहा था मैंने? ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस में भेज दूं। सबसे पहले मी को उठा के आगे लाऊं, आई क्या करूं? विल बी। देखो यही बताया था ना मैंने, विल बी के बाद में या शैल बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो आई विल बी, थर्ड फॉर्म लगाओ, टीच की टॉट होती है, आई विल बी टॉट बाय, इस ही को उठा के पीछे लाऊंगी तो क्या लगाना पड़ेगा? हिम, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस। जब मैं यहां पर मी को उठा के आगे लाई थी तो डेफिनेटली वर्ब से पहले लाई थी तो मुझे मी का सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ रहा था, और जैसे ही इस ही को उठा के वर्ब के पीछे लेके गई तो मुझे इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ रहा है। चलिए इसका टेंस बताइए मुझे क्या होगा? विल हैव प्लांटेड, यानी कौन से टेंस के अंदर है? अभी अभी बताया था आपको, विल शैल हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। कहाँ भेजूं? एक स्टेप नीचे भेजूं। जैसे ही मैंने इसे एक स्टेप नीचे भेजा तो अ ट्री विल हैव के बाद में क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म। यही बताया था, विल हैव के बाद बीन, देन बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव बीन, देन थर्ड फॉर्म लगाएं प्लांटेड, जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखी है। बाय, ही को उठा करके पीछे लाओगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, दैट इज बाय
हिम। तो ये मैंने आपको चेंज ऑफ टेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बताए हैं। अब मैंने आपको 4 टेंस जो है वो एक्सेप्शंस के पार्ट बताए थे। वो कौन कौन से 4 टेंस थे उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड टेंस आपको कौन सा बताया था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस आपको कौन सा बताया था? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और चौथा टेंस आपको क्या बताया था? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैम आप इन्हें एक्सेप्शन का पार्ट क्यों बोल रहे हो? इन्हें मैं एक्सेप्शन का पार्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर ये चारों के चारों टेंस आपको एक्टिव स्टेटमेंट में दिखते हैं तो आपको थोड़ा सा संभलना है। वो थोड़ा सा इसलिए संभलना है क्योंकि बेसिकली वैसे ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इन सब का पैसिव नहीं बनता, यानी जो रियल आंसर इनका है वो है पैसिव नॉट फॉर्म्ड। नाउ मैम इनका पैसिव क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप जानते हैं सब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये यही रहेंगे। और अगर ये यही रहेंगे तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी हैज़ और हैव के बाद में बीन आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन जब हम इसका पैसिव करेंगे ना तो हमें वहीं रहना पड़ेगा, हमें बीइंग ऐड करना पड़ेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो ये तब जाकर के आपका किस में कन्वर्ट होगा? पैसिव में। सिमिलरली अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो आपको हैड भी लिखना है, बीन भी लिखना है, ये तो ऑलरेडी पार्ट है ही, लेकिन इसी टेंस में रहने के लिए आपको बीइंग ऐड करना है। देन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। सिमिलरली अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करूं तो आपको यही रहना है, यही रहना है, तो यानी कि आपको विल या फिर शैल के बाद ऑलरेडी बी लिखना है, फिर यही रहने के लिए आपको बीइंग ऐड करना है और उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। सिमिलरली अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो आपको विल हैव बीन तो दिखेगा ही दिखेगा, प्लस यही रहने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनके अंदर ये कहा जाता है कि आप चारों एग्जाम्पल को जैसे ही पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहीं रहना है, तो आपको पैसिव में जैसे ही कन्वर्ट किया तो आपको नहीं लग रहा कि सेम वर्ब की 2 फॉर्म एक साथ आ रही है। इसी की थर्ड फॉर्म भी है और इसी की फोर्थ फॉर्म भी है, अगेन इसकी फर्स्ट फॉर्म भी है, फोर्थ फॉर्म भी है, यानी कि सेम वर्ब का रिपीट टेलिकास्ट 2 बार हो रहा है। इसलिए इंग्लिश ये कहती है कि इन चारों टेंस का पैसिव नहीं बनता। लेकिन कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और जब उसने एक्टिव का पैसिव किया है तो उसने डेफिनेटली ये पैसिव बनाया है। तो अगर ऐसा पैसिव हो तो फिर आप उसे टिक करके आ सकते हैं, पर पहली प्रायोरिटी तो आपको किसको देनी है? पैसिव नॉट फॉर्म। ये ऑप्शन में नहीं होगा तब जाकर के आप पैसिव बनाकर आएंगे। तो ये एक्सेप्शन ऑफ टेंस में आपको प्रायोरिटी का बेसिकली ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी तो किसे जाएगी? पैसिव नॉट फॉर्म्ड को। ये ना मिले तब जाकर आप इनका पैसिव बनाकर आएंगे। और इनमें दिक्कत क्या है आपको समझ में आ गई होगी। इन चारों टेंस में वही रहना पड़ता है, तो इन चारों टेंस में वही रहने के लिए एक तो बीइंग ऐड करना है, प्लस इनकी खुद की फॉर्म में भी बी की ही फॉर्म आ रही होती है, तो डबल बी की फॉर्म के कारण ये एक्सेप्शंस कहलाते हैं। यहाँ पर आपका चेंज ऑफ टेंस खत्म होता है। इसी बात पर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम इनका थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या लिखा है? हैज़ बीन के साथ आईएनजी, यानी ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसको कन्वर्ट करें, अ लेटर हैज़ बीन, वहीं रहना पड़ेगा, फिर क्या ऐड कर दूं? बीइंग, वहीं रहने के लिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम फॉर एन आर। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब बेसिकली कई बार ऑप्शन में फॉरेन आर बाय हिम से पहले भी मिल सकता है और कई बार ऑप्शन में बाय हिम के बाद भी मिल सकता है, इट डजंट मैटर। चलिए सेकंड ऑप्शन में आते हैं। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर लवर सिंस 2000। नाउ इस सेंटेंस को कौन से टेंस में लिखा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैड बीन ऑलरेडी है ना, वहीं रहना पड़ेगा। चलिए बनाए, हर को आगे लाओ, फॉर हर लवर सिंस 2000, तो शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर लवर, तो क्या लिखूं यहाँ पे? हर लवर हैड बीन, फिर वही रहने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? बीइंग, फिर वेट की थर्ड फॉर्म वेट, वेटेड, वेटेड, वेटेड बाय हर सिंस 2000। तो देखो डबल बी की फॉर्म आ रही है ना, अब आ रही है तो आ रही है, क्या करें क्योंकि हमें बनाना तो पड़ेगा। अब द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी
क्या लिखूं? ऑलरेडी कौन से टेंस में है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, यही रहना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? बीइंग। तो क्या लगाऊं? हॉकी विल बी बीइंग। नाउ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय द बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। चौथा एग्जाम्पल कौन से टेंस का है? विल हैव के साथ में बीन, यानी कि मैम ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वहीं रहना पड़ेगा। द टॉयज को उठा के आगे लाते हैं, क्योंकि द टॉयज सेंटेंस का क्या है? प्रेपोजिशन से पहले लिखा हुआ वर्ड ही ऑब्जेक्ट होता है। ये पूरा का पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन से ये जो पहले लिखा है ना, बस यही पार्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो प्रेपोजिशन के बाद वाला हिस्सा है, इसे हमेशा सेंटेंस के एंड में ही छोड़ देते हैं। तो द टॉयज विल हैव बीन, अब यहीं रहने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक मेड मेड, मेड बाय देम, एंड देन यू कैन राइट फॉर 2 years। तो ये चारों एक्सेप्शंस के टेंस से जो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। पहली प्रायोरिटी तो क्या देनी है? पैसिव नॉट फॉर्म। वो ऑप्शन में ना मिले तब जाकर के आप जो है इनका पैसिव बनाकर आएंगे, और किस तरीके से बनाना है वो हमने देख लिया है। यानी इनमें 2 बी की जो फॉर्म है वो एक साथ देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें हम एक्टिव स्टेटमेंट में मॉडल्स यानी विल और शैल के बाद या विल और शैल के अलावा मॉडल्स का यूज करेंगे। जब भी मॉडल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो एक्टिव स्टेटमेंट में आपको मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। नाउ मैम मॉडल्स कैसे? मॉडल्स जैसे कैन, मॉडल्स जैसे विल, मॉडल जैसे शैल, मॉडल जैसे मे, या फिर आपको क्या मिल सकता है? मस्ट मिल सकता है, या फिर आपको क्या मिल सकता है? ऑट टू मिल सकता है। क्या करना है जब आप इनका पैसिव करो? इन सबको पास्ट में कन्वर्ट मत कर देना, है ना। इन सबको एक एक स्टेप नीचे ही उतारना है। जैसे ही हम मॉडल को के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, ये एक्टिव होता है, लेकिन जब हम इनका पैसिव बनाएं तो मॉडल के साथ क्या लगाना है? बी, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपने इस मॉडल का क्या कर दिया? पैसिव कर दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो एक्टिव है। जैसे ही इसका पैसिव करना है तो मॉडल के साथ क्या लगाना है? बी, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी ने पूरी कर दी, और मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि पैसिव स्टेटमेंट है। लेकिन आपका मॉडल से एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें एक्टिव स्टेटमेंट में मॉडल के साथ हैव लिखा हुआ होता है और फिर थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर मॉडल के साथ आपको हैव दिख जाए तो ये भी तो फर्स्ट फॉर्म ही है, और फिर थर्ड फॉर्म दिख जाए तो ये स्टेटमेंट भी एक्टिव ही होता है। जब आप इस स्टेटमेंट का पैसिव करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, मॉडल के साथ हैव रहने दीजिए, बीच में क्या ऐड कर दीजिए? बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? पैसिव में। इसी बेस पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम करते हैं। देखिए मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये एक्टिव है, तो क्या करना है? इसको पैसिव में बी और थर्ड फॉर्म लगानी है, लगाते हैं। इंग्लिश को आगे लाएं, कैन, बी, थर्ड फॉर्म लगाएं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और बाय, ही को पीछे उठा के लेके जाएंगे तो हिम आएगा। फिर मॉडल के साथ क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव है। पैसिव क्या करेंगे? द, मैच, में। मॉडल के साथ क्या लगाना है? बी, बी के साथ थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वन, बाय, देम। फिर चेक करेंगे क्या लिखा है? वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, शुड के बाद कीप, यानी कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने सेंटेंस लिखा वंस प्रोमिसेस, ठीक है। फिर शुड, शुड के बाद मॉडल के बाद क्या लिखना है? बी, देन कीप की थर्ड फॉर्म, केप्ट बाय वन। ना ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, हैशटैग लगा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि जितनी बार एग्जाम में आया है उसमें ठीक है रियल पैसिव तो यही है कि वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन, लेकिन ये ऑप्शन में मिलता नहीं है। और अगर ये है भी ना तो एग्जामिनर इसको आंसर मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि एग्जामिनर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में नहीं, बाकी भी सेंटेंस में पैसिव स्टेटमेंट में बाय प्लस सब्जेक्ट को गायब कर देता है। अगर बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है तो जब तक वन नहीं आएगा ना, आप सेंटेंस में वंस का यूज भी नहीं कर सकते। तो इसका सेकंड पैसिव जो बनेगा वो बनेगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, यानी कि सिर्फ इतना सा भी आप लिख सकते हैं। और इनफैक्ट इसी को आपका एग्जामिनर जो है वो प्रायोरिटी देता है। इसका मतलब अगर प्रोमिसेस शुड बी केप्ट भी ऑप्शन में है और वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट भी ऑप्शन में है, तो आपको राइट आंसर क्या टिक करना है? प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि आपको क्या करना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म यदि दिख जाए तो हैव के बाद बीन देन थर्ड फॉर्म लगानी है।
लगाएं, चलो द लेटर को उठा के आगे लाएं, द लेटर, कुड हैव को एज इट इज रहने देवे आप, कुड हैव, क्या एंटर मारना है, बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी है, बीन रिटन बाय यू। चलिए लास्ट पे चले, ऑट टू, मॉडल है, हैव दिख रहा है तो हैव के बाद बीन ऐड कर दूं तो क्या बनाऊं इसका पैसिव, आर नेबर्स, फिर ऑट टू हैव, यहां तक तो सेम ही रखना है, ऑट टू हैव, बीन ऐड करें, ऑट टू हैव बीन बाय अस, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑट टू हैव बीन लव्ड बाय अस। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किससे रिलेटेड देखे थे, मॉडल या फिर मॉडल के साथ यदि हैव आ जाता है एक्टिव स्टेटमेंट में तो हम उनका पैसिव किस हिसाब से करेंगे। देखो जब आप इस वीडियो को रिवाइज करें तो इसी ही तरीके से रिवाइज करना, क्योंकि ये मैंने चैप्टर के नोट्स बनाए इसी तरीके से हैं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट यानी कि टॉपिक वाइज याद हो जाए पूरा का पूरा चैप्टर, कि एक्टिव और पैसिव से इसी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कोई सा भी नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस की, कि अगर मैम मुझे एक्टिव स्टेटमेंट में कुछ ऐसा इन्फिनेटिव वाला स्टेटमेंट मिल गया तो मैं इसे कैसे पैसिव में कन्वर्ट करूं। अब इन्फिनेटिव यानी कि आपको या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसकी फॉर्म्स दिख जाए, बी की फॉर्म्स। नाउ बी की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, तो बी की फॉर्म होती है इज एम आर, या फिर बी की फॉर्म होती है वॉज या वर, या ये दिख जाए, या फिर आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसकी फॉर्म्स दिख जाए, हैव की फॉर्म्स दिख जाए। जैसे क्या होती है हैव की फॉर्म, हैज दिख जाए, हैव दिख जाए या हैड दिख जाए। तो ये अगर आपको दिख जाती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले तो इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट अभी फिलहाल क्या है, एक्टिव है। जब आप इस स्टेटमेंट का क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, ये जो बी की फॉर्म है ना इसको तो आपको नहीं छेड़ना, लेकिन आपको पैसिव में जो पैसिव करना है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का करना है। कैसे करना है, टू के बाद बी ऐड करना है और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये जो आपने टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखी है इसी से आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हैव की फॉर्म लिखी है इसे भी चेंज नहीं करना है। तो पैसिव किसका करूं मैम, अगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कैसे होता है, टू बी देन थर्ड फॉर्म, बस इतना सा काम करना है। यानी कि इन्फिनेटिव से पहले ये जो बी की फॉर्म या फिर जो हैव की फॉर्म लिखी होती है हम इसे चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसी का हम लोग पैसिव किस हिसाब से करते हैं, टू देन बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही काम हम कर रहे हैं। चलिए इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। माय वाइफ वॉज टू बाय अ नेकलेस, आपको कैसे पता चलेगा मैम ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको सीधा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ही दिखे आप इससे पहले चेक कर लेना बी या हैज हैव की फॉर्म तो नहीं है। जैसे ही आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी पता चल गया यहाँ पे बी की फॉर्म है। क्या कहा था मैम ने, बी की फॉर्म को चेंज नहीं करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव करना है। और नेकलेस उठा के आगे लाए क्योंकि ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और नेकलेस को देखकर भी वॉज ही आएगा, टू बी देन थर्ड फॉर्म टू बी बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट होती है ना, टू बी बॉट बाय माई वाइफ, बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर आगे चेक करो, फिर आपको कैसे पता चला ये क्वेश्चन इस पैटर्न का है, देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है और इससे पहले ये हैव की फॉर्म दिख रही है, तो मेरे को पैसिव किसका करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इट, इट हमेशा सिंगुलर होता है हम ये बात जानते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव की जगह हैज आ जाएगा। टू डू का क्या करूँ, टू बी डन, देन बाय प्लस सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। अगेन थर्ड क्वेश्चन देखें, इसमें भी ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, इससे जस्ट पहले आपको हैव की फॉर्म दिख रही है, तो समझ में आ गया ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। बैडमिंटन, क्लियर, बैडमिंटन के बाद में आपको फॉर्म चेंज नहीं करनी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करूं, टू बी प्लेड, बाय दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो आपको ध्यान रखना है कि अगर इन्फिनेटिव से पहले हमें बी की फॉर्म या हैव की फॉर्म दिखती है तो हमें उसे चेंज नहीं करना होता, पैसिव किसका करना होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जो कैसे होता है, टू देन बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, ये एक टाइप पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट की जो आपको इंट्रोडक्टरी बेस्ड स्टेटमेंट जो है वो दिख सकते हैं। मैम इंट्रोडक्टरी बेस्ड स्टेटमेंट मतलब
वो स्टेटमेंट जो या तो आपको देयर से स्टार्ट होते हुए मिले और या फिर आपको इट से स्टार्ट होते हुए मिले। जब आपको देयर और इट से कोई भी स्टेटमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ही दिखाई देगा। और जब आप इन स्टेटमेंट्स का पैसिव बनाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन स्टेटमेंट में भी आगे चल के आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। और इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो पोर्शन लिखा होता है यही हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट यानी कि पार्ट कहलाता है। क्या होता है इन स्टेटमेंट का, जब हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंटली इस बात को ध्यान रखना है कि अगर ये एक्टिव स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी का पार्ट है तो जो पैसिव स्टेटमेंट है वो भी इंट्रोडक्टरी का ही पार्ट होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम पैसिव स्टेटमेंट में भी इसको एज इट इज ही लिखते हैं, यानी ये कैरी फॉरवर्ड होता है, इसे चेंज नहीं करते। ऐसा नहीं इसे उठा के पीछे ले गए जैसा हम अब तक करते हुए आए हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता, इसलिए बाय प्लस सब्जेक्ट के लिए पीछे नहीं जाता है, तो इसे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अभी अभी हमने पैसिव करना सीखा था, जिसका टू बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हाँ, इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लेकर आ सकते हैं, और वो भी फॉर प्रपोजिशन के साथ में उठकर आता है। लेकिन ये काम आपको कब करना है, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ऑब्जेक्ट लिखा हो। क्या कहा मैंने, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एंड हो गया। अगर एंड हो गया तो इंट्रोडक्टरी पार्ट एज इट इज लिखा, टू लिखा, बी लिखा, थर्ड फॉर्म लिखी, ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। ये एक टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या मिल सकता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, देन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट लिखा है। अगर ऐसा मिलता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट को एज इट इज छोड़ना है, फॉर प्रपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाना है, देन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको पैसिव कर देना है। ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें इंट्रोडक्शन में मिल सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, देयर इज टाइम टू टीच। जैसे ही आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी, आपको मैम की बात याद आई कि इससे पहले लिखा हुआ पार्ट मैम इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो चेंज नहीं होता तो देयर इज टाइम। अब चेक करो, क्या टू टीच के बाद ऑब्जेक्ट है, नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन किस पार्ट में जाएगा, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस आप सीधा टू प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव कर दो, जो कि क्या होगा, टू बी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, तो टू बी टॉट। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ू, देयर इज टाइम टू टीच। जैसे ही आपको टू टीच टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी, आपको पता चला देयर इज टाइम इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसे चेंज नहीं करना है, तो देयर इज टाइम को उठा करके एज इट इज लिखा। चेक करो, क्या यहाँ ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। क्या कहा था, अगर ऑब्जेक्ट हो तो उठा करके आगे लिया ना इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, तो देयर इज टाइम क्या लिखूं, फॉर इंग्लिश, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव कर दो, टू बी टॉट। एम आई क्लियर? ऐसी इट इज टाइम, मैंने कहा था ना, या तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है या फिर किससे स्टार्ट होता है, इट से। अब देखो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इट इज टाइम इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसे चेंज ना करो। क्या आपको टू प्ले के बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं ना, तो बस सीधा इसका पैसिव कर दो, टू बी प्लेड। नेक्स्ट आगे बढ़े, इट इज नाउ टाइम टू स्टडी, तो इट इज नाउ टाइम इंट्रोडक्टरी पार्ट है, चेंज नहीं करते हैं, तो इट इज नाउ टाइम को एज इट इज लिखते हैं। चेक करो, क्या मैम ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। अगर ऑब्जेक्ट है, फॉर के साथ उठा के आगे लाओ, फॉर बुक्स, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव कर दो, टू बी स्टडी। एम आई क्लियर? तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको अगेन देखने को मिल सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो फिर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन कहलाते हैं डबल वर्ब के। डबल वर्ब मतलब मैम, डबल वर्ब का मतलब है ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, लेकिन इससे पहले आपको बी की फॉर्म या फिर आपको हैज हैव की फॉर्म नहीं मिलेगी, एक प्रॉपर वर्ब देखने को मिलेगी। यानी ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, और बीच में क्या लिखा है, टू। ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं डबल वर्ब। अब इन टाइप के सेंटेंस का मैम हम पैसिव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका दिखाऊं। देखो, ही वॉन्ट समवन टू टेल अ स्टोरी। देखो, क्या आपको ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है,
और इससे पहले भी देखो आपको एक वर्ब दिख रही है वॉन्ट्स। अब ये वॉन्ट्स जो है ना वो बी या हैव की फॉर्म का पार्ट नहीं है, ये प्रॉपर एक वर्ब है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले एक वर्ब और क्या लिखिए वॉन्ट्स। अब ऐसे टाइप के स्टेटमेंट में है ना ये सिंगल नहीं दो सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है ही वॉन्ट्स समवन, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस है समवन टू टेल अ स्टोरी, देखो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो इस सेंटेंस में ये समवन क्या हो गया, सब्जेक्ट है, टू टेल क्या हो गई, वर्ब हो गई, और अ स्टोरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये वो सेंटेंस है जिसमें दो सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट है। अब आपको चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि अगर ऐसे सेंटेंसेस में ये जो ऑब्जेक्ट मैम ने लिखे हैं है ना, मतलब ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और सेकंड वाले स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, ये आपको चेक करना है कि ये सेम पर्सन है या नहीं। क्या बोला मैम ने, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और लास्ट वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये सेम तो नहीं है। तो आपने देखा नहीं मैम, यहाँ पर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है और लास्ट वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट अ स्टोरी है, सेम नहीं है। नहीं है तो आप डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएंगे। अब ऐसे टाइप के सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है, तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इस फर्स्ट सेंटेंस को आपको नहीं छेड़ना है, एज इट इज रखना है। और जो सेकंड वाला सेंटेंस है ना, इसको आपको क्या कन्वर्ट कर देना है, पैसिव में कन्वर्ट कर देना है। द फर्स्ट सेंटेंस नेवर चेंजेस, द सेकंड सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैसिव फॉर्मेट। करें, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही वांट्स तक है, तो ही वांट्स तक मुझे चेंज नहीं करना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, समवन टू टेल अ स्टोरी, इसको आप आराम से पैसिव बनाओ, उठा के लाओ ऑब्जेक्ट आगे, अ स्टोरी, टू टेल का पैसिव करो, टू बी टोल्ड बाय समवन, बस, है ना। तो क्या किया मैंने, फर्स्ट स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका पैसिव कर दिया। सेकंड एग्जांपल में आओ, चेक करो, फर्स्ट स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या सेम व्यक्ति है, हाँ मैम यहाँ पर सेम है, क्योंकि ही का ही तो ऑब्जेक्ट हिम लिखा है। अगर ऐसा केस है तो आपको फॉर्मेट तो वही फॉलो करना है। क्या मैम, फर्स्ट स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना, ही वॉन्ट्स, नहीं किया चेंज। अब जब आप इस सेकंड स्टेटमेंट का पैसिव करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएंगे ना। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएं तो मैंने क्या कहा, अगर ये ऑब्जेक्ट सेम है तो फिर यहाँ पर आपको इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ता है, दैट इज हिमसेल्फ। अगर सेम है तो, और वो भी ऑप्शनल है, लिखो तो लिखो नहीं तो मत लिखो। टू लाइक को किस में कन्वर्ट करूं, टू बी लाइक्ड बाय पीपल। एक बार वापस, मैंने क्या कहा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट का सब्जेक्ट सेकंड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट का सेम है, सेम पर्सन है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो भी ऑप्शनल है, करो तो करो, नहीं तो कई बार ऑप्शन में ये भी नहीं होता, सिर्फ ये लिखा होता है ही वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड बाय पीपल। एम आई क्लियर। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो फिर मैम ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाई थी। अगेन थर्ड ऑप्शन चेक करें, देखो द टीचर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और द रामायण सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाना है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट को नहीं छेड़ना, फर्स्ट सेंटेंस को अगर मैं नहीं छेड़ूं तो क्या लिखूं, द टीचर लाइक्स, ठीक है, द टीचर लाइक्स को मुझे नहीं छेड़ना है। फिर सेकंड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट उठा के आगे लाओ, द रामायण। अब तो सेकंड स्टेटमेंट का तो मैं कन्वर्ट करूंगी ना, तो द रामायण, टू रेड का कन्वर्ट करो, टू बी रेड बाय मोहन। उम्मीद है आपको डबल वर्ब वाला जो केस है वो समझ में आ गया होगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको एक वर्ब और दिखेगी। क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट को चेंज नहीं करते हैं, सेकंड सेंटेंस को हम पैसिव बना देते हैं। अगर फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम होता है तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, या फिर हम वो भी नहीं करते, ऑप्शनल है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको क्या मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आपका एक्टिव और पैसिव। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इम्पैरेटिव स्टेटमेंट से भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इम्पैरेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो बहुत पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले मैम बात कर रही है उन इम्पैरेटिव, अच्छा पहली बात तो इम्पैरेटिव स्टेटमेंट है, ये आपको कैसे पता चलेगा, वो स्टेटमेंट जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो स्टेटमेंट इम्पैरेटिव स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पॉजिटिव इम्पैरेटिव सेंटेंसेस की।
यानी कि मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखूंगी लेकिन वो पॉजिटिव होगा। जब हम पॉजिटिव इम्पेरेटिव स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको एक्टिव में कैसा दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखेगा। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसके 3 पैसिव बनते हैं, 3, है ना। मैं आपको आगे चल के उन तीनों पैसिव की प्रायोरिटी भी सिखाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम पहले तीनों पैसिव देखते हैं कि कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्या पैसिव बन सकता है कि आप अपने स्टेटमेंट को यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट कर सकते हो। यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू, और फिर ये आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहने दें, और यू आर रिक्वेस्टेड टू डैश, और आगे आपका सेंटेंस सेम रहने दें। यानी इंपैरेटिव स्टेटमेंट का सेंटेंस जो चेंज है वो नहीं करना है। तो पहला केस हो गया यू आर रिक्वेस्टेड से। सेकंड आपका जो पैसिव बन सकता है या जो बनता है वो बनता है लेट से। इस लेट वाले में क्या करना होता है, आपको पैसिव ही स्टार्ट लेट से करना है, देन आपको आपका ऑब्जेक्ट लिखना है, देन बी लिखना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, लेट, ऑब्जेक्ट, बी, देन थर्ड फॉर्म। ये सेकंड पैसिव बन सकता है। नहीं तो आपका पैसिव बन सकता है थर्ड, जिसको हम कहते हैं शुड से। ये जो शुड वाला पैसिव है ये बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है जैसा आपने मॉडल्स का बनाया था, शुड, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये 3 पैसिव हैं जो आप एक पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंस के बनाते हैं। पहला क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड, सेकंड क्या है, लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, देन थर्ड फॉर्म, और तीसरा क्या है, मॉडल वाला शुड का ही यूज होता है, शुड, बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए पहले हम कुछ पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोल रहा है ये, ओपन द विंडो। आपको कैसे पता है पॉजिटिव इंपैरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले इसका पैसिव बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड से। क्या बनाऊं, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर मैंने आपको क्या बताया था, क्या लिखना है आपको, टू, और फिर आपको सेंटेंस एज इट इज कॉपी करना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, यानी जो स्टेटमेंट है वो आपको एज इट इज कॉपी करना होता है। बस आपको लाइन क्या रखनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर सेकंड पैसिव आपको किससे बताया था, लेट से। लेट, देन क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, फिर क्या लिखना होता है, बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन। यही किया है मैंने। सबसे पहले लेट, देन क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, देन क्या लिखते हैं, बी, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। फिर थर्ड पैसिव हमने किससे सीखा था, शुड से। शुड से कैसे बनाते हैं, जैसे हमने मॉडल्स का बनाया था, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाओ, द विंडो, शुड, शुड के बाद क्या लिखते हैं, बी, देन थर्ड फॉर्म, शुड बी ओपन, बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस सब्जेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो सिर्फ इतना सा लिख दें, द विंडो शुड बी ओपन। चलिए, राइट द लेटर, ये भी पॉजिटिव इंपैरेटिव है। इसके वीडियो को स्टॉप करके एक बार पहले आप तीनों सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द लेटर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला पैसिव किससे बनाऊं, यू आर रिक्वेस्टेड से। क्या बनाऊं, यू आर रिक्वेस्टेड, टू के बाद वर्ब पूरा सेंटेंस एज इट इज, टू राइट द लेटर। ये हमने सबसे पहला पैसिव किससे बना लिया, रिक्वेस्टेड से। सेकंड पैसिव लेट से बनाए। स्ट्रक्चर याद रखना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट द लेटर, लेटर के बाद बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, तो लेट द लेटर बी रिटन। और थर्ड किससे बनाना है, शुड से। क्या, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएं, द लेटर शुड, शुड के बाद बी, देन थर्ड फॉर्म, शुड बी रिटन। ये तीनों पैसिव में से आपको कोई सा भी पैसिव एग्जाम में मिल सकता है। प्रायोरिटी मैंने भी आपको कहा है, मैं आपको 2 मिनट बाद में बताऊंगी, पहले हम पैसिव बनाना सीख रहे हैं। या फिर आपको सेंटेंस क्या मिल सकता है, पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस कैसा दिखता है मैम, आपको डोंट दिखेगा, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखेगा। इन सेंटेंस के भी जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव के वही तीनों चीज फॉर्मेट फॉलो होते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड सेम लिखना है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंपैरेटिव को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तब हम नॉट का यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉट का यूज करना कहाँ है, वही हमें सीखना है। तो जब आपने यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू लगाया था ना, बस उस टू से पहले ही आपको नॉट का यूज करना है, यानी नॉट टू, और नॉट टू के बाद आपको आपका स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है। सिमिलरली जब आपने लेट वाला सेंटेंस बनाया तो क्या लिखा था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये लिखा था ना। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म और लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बीच में हम लोग नॉट का यूज करते हैं। सिमिलरली जब आपने शुड वाला बनाया
तो क्या बनाया था, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो शुड बी के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव इंपैरेटिव में आपको नॉट का यूज ही ध्यान रखना है कि नॉट का यूज करना कहाँ है, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम अगेन नेगेटिव इंपैरेटिव के कुछ स्टेटमेंट करते हैं। आपको कैसे पता ये नेगेटिव इंपैरेटिव है, देखो मैंने क्या कहा था, डोंट आपको दिखेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो सबसे पहले इसका पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड से बनाए, तो क्या लिखूं, यू आर रिक्वेस्टेड। इसको गलती से भी यू आर नॉट रिक्वेस्टेड मत कर देना, क्योंकि नॉट का यूज टू से पहले करना है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और फिर आप क्या बोलेंगे, इंसल्ट द पुअर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेट से कैसे बनाए, लेट से मैम ने क्या कहा था, सबसे पहले लेट देन ऑब्जेक्ट, लेट द पुअर, फिर बीच में नॉट लगाना है, देन बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। और मैम शुड वाला कैसे बनाए, तो शुड वाले में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लाओ, द पुअर शुड, फिर आप नॉट के बाद बी लगाएं, शुड नॉट बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसी बात पे वीडियो को स्टॉप करें और इन सेकेंड वाले एग्जाम्पल के तीनों नेगेटिव बनाएं। डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द मैंगोज, समझ आ गया, नेगेटिव इंपैरेटिव है। सबसे पहले यू आर नॉट रिक्वेस्टेड से बनाएं, क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, नॉट का यूज हमेशा टू से पहले, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लक द मैंगोज। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पैसिव किससे बनाना है, नेक्स्ट हमें पैसिव बनाना है लेट से। कैसे बनाए मैम लेट से पैसिव, नॉट का विशेष ध्यान रखेंगे, लेट, लेट के बाद में सीधा पहले ऑब्जेक्ट लिखें, लेट द मैंगोज, देन आपको नॉट का यूज करना है, नॉट देन बी और फिर प्लग्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर थर्ड पैसिव शुड से बनाएं, कैसे बनाएं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएं, द मैंगोज, शुड, शुड के बाद में आपको नॉट का यूज करना है, शुड नॉट बी प्लग। तो ये आपने पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के मुझसे पैसिव बनाने सीखे हैं, जो तीन तीन तरीकों से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटीज की। देखें, अगर आपका स्टेटमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस है और अगर उस सेंटेंस में एक्टिव स्टेटमेंट में आपको प्लीज और काइंडली दिख जाए एक्टिव में, एक्टिव स्टेटमेंट में, तो हमेशा जो पैसिव है उसमें जो प्रायोरिटी होती है वो यू आर रिक्वेस्टेड वाले पैसिव को दी जाती है। अगेन, अगर आपके एक्टिव स्टेटमेंट में जो सेंटेंस लिखा है वो आपको ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट परमानेंट है, यानी हमेशा ये काम होता ही है, तो ऐसे स्टेटमेंट को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो प्रायोरिटी शुड को दी जाती है। जैसे अभी हमने एक स्टेटमेंट किया था, डोंट इंसल्ट द पुअर, ये परमानेंट है ना, कभी भी गरीबों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, शुड को दी जाएगी, ठीक है। और सेम अगर आपका एक्टिव स्टेटमेंट मान लीजिए टेम्पररी है, यानी कि अभी हाल फिलहाल की ही बात कर रहा है, तो जो पैसिव में प्रायोरिटी दी जाती है वो लेट वाले को दी जाती है। जैसे डोंट यहाँ पर आता है राइट द लेटर, ये टेम्पररी है ना, भाई लेटर लिखा काम खत्म। अब क्या इसमें आपको प्लीज और काइंडली दिख रहा है, नहीं ना, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगी, लेट वाले को दूंगी। लेकिन ये प्रायोरिटी आपको तभी लगानी है जब मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हो, यानी मल्टीपल आंसर्स जो है वो मौजूद हैं। इसी बात पर ये तीनों प्रायोरिटी के सेंटेंस करते हैं। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या दिख रहा है इसको पढ़ के कि मैम ये सेंटेंस परमानेंट है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, शुड वाले को। तो इसका हम क्यों ना पैसिव सिर्फ शुड से बनाएं, तो क्या बनाएं, योर एल्डर्स शुड, पॉजिटिव है ना, तो शुड के बाद बी एंड देन थर्ड फॉर्म, शुड बी रेस्पेक्टेड। नेक्स्ट पे चलो, प्लीज गिव मी अ बुक, इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, प्लीज दिख गया। जैसे ही प्लीज और काइंडली दिखेगा प्रायोरिटी किसे देनी है, रिक्वेस्टेड वाले को, तो इसका हम पैसिव किससे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, पॉजिटिव है तो नॉट का यूज तो करना ही नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद सीधा टू और सेकंड स्टेटमेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। इतना ध्यान रखेंगे, जब आप इस प्लीज और काइंडली को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दोबारा प्लीज और काइंडली का हम यूज नहीं करते हैं पैसिव में, क्योंकि उसी प्लीज और काइंडली की जगह ही आपने रिक्वेस्ट वर्ड का यूज किया है। फिर मैंने स्टेटमेंट लिखा पोस्ट दिस लेटर, दिख रहा है इंपैरेटिव है, और ये भी पता चल रहा है कि मैम ये जो है ना टेम्पररी स्टेटमेंट है, लेटर पोस्ट किया खत्म काम, टेम्पररी है तो प्रायोरिटी लेट वाले को जाएगी।
लेट वाले को प्रायोरिटी जाएगी तो स्टेटमेंट का लेट से बनाओ, क्या बनेगा, लेट के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, लेट दिस लेटर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बी पोस्टेड। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर इंपैरेटिव सेंटेंसेस की प्रायोरिटीज भी समझ में आ गई होगी। अब इंपैरेटिव स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें देखो, पहला तो मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव इंपैरेटिव, उसके 3 तरीके समझा दिए, फिर बताया नेगेटिव इंपैरेटिव, इसके भी 3 तरीके समझा दिए, फिर आपको क्या बताया, इनकी प्रायोरिटीज। अब चौथा मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका एक्टिव स्टेटमेंट है ना, वो खुद लेट से ही स्टार्ट हो रहा है। देखो, लेट मी डू दिस वर्क, तो ये खुद ही लेट से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे केसेस के जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, देखो लेट के बाद ये जो वर्ड लिखा है ना, ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो इस वर्ड को तो आप पीछे बाय प्लस सब्जेक्ट बना के भेज देना। उसके बाद ये आपकी वर्ब है, उसके बाद ये दिस वर्क आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो आपको ज़्यादा नहीं, सेम लेट वाला ही कंसेप्ट अप्लाई करना है, पर कैसे करना है, वही लेट लिखना है, वही ऑब्जेक्ट लिखना है, वही बी लिखना है, वही थर्ड फॉर्म लिखनी है। बस ये जो लेट के बाद वाला वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसे आप बाय प्लस सब्जेक्ट बना करके पीछे भेज देना। जैसे ही आप ये कर देंगे, ये सेंटेंस आपका पैसिव हो जाएगा। पर ये कब अप्लाई करना है, जब आपका स्टेटमेंट किससे स्टार्ट हो रहा हो, लेट से। बनाए तो मैंने ये लेट लिखा, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाओ, ऑब्जेक्ट कौन है, दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क। फिर क्या करना है, बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बी डन। और मैंने क्या कहा था, बाय, और इसको उठा के पीछे ले आओ, बाय मी, दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ करो, लेट के बाद में जैसे ही आपने लेट लिखा, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाओ, लेट अ सॉन्ग, फिर बी लिखो, थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, और हर को उठा के पीछे ले जाओ, हर। लेकिन अगर बेटा आपको लेट से स्टेटमेंट इस तरीके से मिलता है, लेट अस सिंग, ये तो दिख रहा है सब्जेक्ट, वर्ब भी दिख रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ही गायब हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट गायब हो गया तो आप लेट वाले केस से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आपको लेट के बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, है ही नहीं, तो लिखोगे कहाँ से। ऐसे केसेस में जो हम पैसिव बनाते हैं वो बनता है इट इज सजेस्टेड से। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लाइन याद रखनी है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और शुड के बाद ये जो आपकी वर्ब है ना, बस इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देना, वी शुड सिंग। जैसे इसमें देखो, लेट अस प्ले टुगेदर, क्या आपको प्ले टुगेदर के बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं ना। तो जब आपको ऑब्जेक्ट ना दिखे तो आपको आपका पैसिव किससे स्टार्ट करना है, इट इज सजेस्टेड से। तो क्या बोला मैंने, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, जैसे ही आपने लिखा शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, वी शुड प्ले टुगेदर। तो यानी कि आपको लेट वाले केस से 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ऑब्जेक्ट होगा तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वाला कंसेप्ट जो वो फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंपैरेटिव स्टेटमेंट थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ सेंटेंसेस की जिसमें अगेन आपको 2 सेंटेंस कंबाइन मिलेंगे, और ये 2 सेंटेंस आपको कंबाइन मिलेंगे दैट क्लॉज से। जब हमें दैट क्लॉज से 2 स्टेटमेंट कंबाइन मिलते हैं तो ऐसे केस में ध्यान रखना, देखो एक एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फिर एक वर्ब है, फिर आपका दैट क्लॉज दिखेगा, और फिर आपको सेकेंड स्टेटमेंट दिखेगा कि द टीचर्स आर वाइज। अगेन ये द टीचर्स सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, और फिर आगे आपको स्टेटमेंट दिख रहा है। ऐसे केस में ये जो द टीचर्स है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और सेकंड वाले स्टेटमेंट के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। और इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किससे किया गया है, दैट से। ऐसे केस के जो पैसिव बनते हैं वो 2 पैसिव बनते हैं, नो डाउट इसमें भी प्रायोरिटी हम सीखेंगे। देखो कैसे बनते हैं। सबसे पहला पैसिव, ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के लिए, तो हम ऑब्जेक्ट को ही तो उठा के आगे लाते हैं, लेकर आओ द टीचर्स, आप द टीचर्स को उठा के आगे लाए। कंसिडर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, पैसिव करोगे तो क्या बनाओगे, आर कंसिडर्ड, द टीचर्स आर कंसिडर्ड। ये जो सेकंड वाले स्टेटमेंट की वर्ब होती है, बस इसी को ही आप टू बी लगा के लिख दो, टू बी वाइज। मैम बी क्यों लिखा है, क्योंकि ये इज एम आर बी की फॉर्म है, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट की वर्ब होती है ये टू के साथ आ जाती है, और बाकी पूरा स्टेटमेंट एज इट इज। ये आपका पहला पैसिव है। एक बार वापस प्रैक्टिस करेंगे सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड पैसिव जो बनता है वो बनता है इट इज से। क्या करना है आपको, इट कंसिडर को आप चेंज करोगे तो इज कंसिडर्ड ही लिखोगे, लेके जाओगे ना कंटिन्यूस में, तो इट इज कंसिडर्ड, ये आपने आपके फर्स्ट स्टेटमेंट का पैसिव कर दिया, दैट एज इट इज, और सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिखना है,
देखो द टीचर्स आर वाइज, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज। तो ये दैट के बाद वाला सेंटेंस एज इट इज कॉपी करना है, बस इट इज से स्टार्ट करना है। एक बार इसको वापस बनाओ, देखो दे फेल्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है, दैट आ गया, ये इसका लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मैं द टीचर्स को उठा के आगे ला रही हूँ, द टीचर्स। अब मुझे क्या करना है, इस फेल्ट का पैसिव बनाना है। फेल्ट जो है वो फील की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल, चेंज ऑफ टेंस आपको स्टार्टिंग में मैंने बताए हैं, वो आपको आने चाहिए, है ना। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कहाँ जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। टीचर्स को देख के वर लगाऊं, द टीचर्स वर फेल्ट, फिर क्या बोला था मैंने, टू लगाना है और इसकी फॉर्म कॉपी करनी है। किसकी फॉर्म है ये, बी की है ना, टू बी लेबोरियस। ये मेरा पहला पैसिव बन गया, पहले टाइप वाला। सेकंड पैसिव किससे स्टार्ट करना है, इट से, है ना। जैसे ही टेंस चेंज करना पड़ेगा, इट सिंगुलर होता है, वॉज आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट वॉज फेल्ट, कर दिया पैसिव। फिर क्या बोला था मैंने, सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी होगा, दैट के बाद आपको नो चेंज एट ऑल, दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। उम्मीद है आपको दोनों पैसिव बनाने आ गए होंगे। अब मैम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी की। तो ये जो इट वाला पैसिव है ना, ये हमने सिर्फ बनाया है, बाकी जो रियल पैसिव है वो फर्स्ट वाला है। इसीलिए जो प्रायोरिटी दैट वाले क्लॉज में जाती है, देखो इस चैप्टर में है, इसीलिए आपको हाथों हाथ प्रायोरिटी भी बताती चल रही हूँ, वो जाती है ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, या ये जो फर्स्ट वाला पैसिव हमने बनाया है, यही इसका रियल पैसिव है, और प्रायोरिटी भी इसे ही जाती है। तो अगर दोनों ऑप्शन में मौजूद हो तो आपको प्रायोरिटी इट वाले को नहीं देनी है, सेकंड वाले पैसिव को देनी है। तो ये आपने दैट क्लॉज वाले सेंटेंसेस भी देख लिए। नेक्स्ट आपको जो दिख सकते हैं, वो दिख सकते हैं कि दैट के साथ में शुड वाला क्लॉज अगर आ गया, देखो दैट भी लिखा है और शुड भी लिखा है, ऐसे केस का हम लोग पैसिव कैसे बनाएं। ऐसे केस में जो पैसिव बनता है वो अगेन बहुत ईजी होता है। इन टाइप के सेंटेंसेस में हम कुछ पार्ट जो है ना वो डिडक्ट कर देते हैं। कौन सा पार्ट, आप दैट और शुड तक का जो सेंटेंस है ना वो हटा दो और उसकी जगह आप टू लिख दो, बस ये काम करना है। अगर आपको दैट के साथ में शुड क्लॉज दिख जाता है तो आपको क्या करना है, दैट से लेकर के शुड तक का पार्ट हटा देना है और उसकी जगह क्या एडिट कर देना है, टू। जैसे नेहा लाइक्स दैट शी शुड नॉट बी इंसल्टेड, तो दैट से लेके शुड तक का पार्ट हटाया और टू लिख दिया। तो मैंने क्या लिखा, नेहा लाइक्स, हाँ नो डाउट टू से पहले नॉट का यूज होगा, ये हमने इंपैरेटिव सेंटेंस में भी देखा था, नॉट टू बी इंसल्टेड। ऐसी देखो यहाँ पे क्या दैट के साथ शुड वाला क्लॉज है, बिल्कुल है मैम। मुझे क्या करना है, दैट से लेकर के शुड तक का जो पार्ट है वो हटा देना है और इसकी जगह क्या लिखना है, टू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये दैट वाले क्लॉजेस से दो ही टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं, या तो दैट के साथ शुड, नहीं तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट जो दैट के कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको जो सेंटेंस मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं एंड क्लॉज से, यानी एंड से चेंज, यानी एंड से कंबाइन दो सेंटेंसेस। जैसे द रॉबर्स लूटेड द बैंक, एक सेंटेंस, ये रही आपकी सब्जेक्ट, ये रही आपकी वर्ब, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, फिर आपको एंड दिखा, फिर सेकेंड स्टेटमेंट। अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो आपको सब्जेक्ट दोबारा नहीं मिलेगा, ये रही वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करना है, दोनों के पैसिव बना दो ना। दो अलग अलग स्टेटमेंट में दिक्कत क्या है, दोनों के अलग अलग पैसिव बना देते हैं, बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का पैसिव क्या बनाऊं, द बैंक, लूटेड को क्या करूं, वॉज लूटेड, पास्ट सिंपल है, जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज लूटेड। अब आपको बाय प्लस सब्जेक्ट दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखना है। एंड टुक की सेकंड थर्ड फॉर्म वॉज टेकन, पहले तो आप इसको ऑब्जेक्ट उठा के तो आगे लाएं, एंड 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज कैसा है, ऑब्जेक्ट, प्लूरल है ना, तो 5 लाख रुपीज, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। 5 लाख रुपीज वर टेकन बाय द रॉबर्स। क्या किया मैंने, दोनों स्टेटमेंट को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे देखो, रोहन सब्जेक्ट, रोट वर्ब, द बुक ऑब्जेक्ट, एंड पब्लिश्ड वर्ब, इट ऑब्जेक्ट। बनाए, कैसे बनाऊं, द बुक फर्स्ट वाले पार्ट का रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, द बुक वॉज रिटन, बाय रोहन लिखने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में लिखेंगे। एंड पब्लिश्ड वॉज पब्लिश्ड,
अब मैम यहाँ आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट का जो सब ऑब्जेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है सेम है तो मेरे को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड वॉज पब्लिश्ड बाय रोहन। हाँ, आप मुझे ये भी कह सकते हैं, देखो यहाँ 5 लाख रुपीज़ सेपरेट ऑब्जेक्ट था और बैंक अलग ऑब्जेक्ट था, तो मैंने दोनों बार ऑब्जेक्ट लिखे, लेकिन यहाँ पर बुक के लिए ही तो इट का यूज़ किया है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है यदि सेम है तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे केस में आप वॉज को कॉमन भी ले सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं द बुक वॉज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय रोहन। उम्मीद है आपको एंड कंजंक्शन और दैट क्लॉज दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टाइप के स्टेटमेंट में चलते हैं, ये कहलाते हैं क्वासी पैसिव। मैम क्वासी पैसिव मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट है जो ना एक्टिव है ना पैसिव है, बीच मझधार में है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है शुगर टेस्ट स्वीट। अब इस स्टेटमेंट में शुगर है ना, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो टेस्ट है ना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ तो हम एक्टिव में करते हैं, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये ना पैसिव में कहलाता है और ना ही एक्टिव में। ऐसे टाइप का जब हम पैसिव बनाते हैं तो अगेन ये एक नहीं दो पैसिव बनते हैं। कैसे बने? देखो, शुगर का शुगर लिखा क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। टेस्ट को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ पहुँचाते हैं? कंटिन्यूस में। तो टेस्ट को क्या लिखूँ? इज टेस्टेड स्वीट बाय अस। ये बाय अस ऑप्शनल है क्योंकि बाय प्लस सब्जेक्ट है ही नहीं। जब आपके इसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट नहीं है तो आप लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है। या फिर आप इसका दूसरा पैसिव क्या बना सकते हैं? शुगर इज की जगह इज, स्वीट पहले लिख दें और फिर आप एक लाइन ऐड कर दें व्हेन इट इज़ टेस्टेड। आप चाहें तो दोनों पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा होता कॉफ़ी टेस्ट बिटर और मैंने आपको बोला इसका पैसिव बनाओ, तो कैसा बनाओगे? कॉफ़ी एज इट इज़, ये पहला पैसिव बना रहे हैं ना। टेस्ट की जगह क्या लिखूँ? इज टेस्टेड बिटर। बायस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पैसिव क्या बनाऊँ? कॉफ़ी, फिर आप एज इट इज़ लिखें इज बिटर और फिर आपको सेंटेंस ऐड करना है व्हेन इट इज़ टेस्टेड। उम्मीद है आपको पैसिव बनाना आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका अगर एक्टिव बनाने को आ जाए तो आपको कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करना है, शुगर स्वीट को पीछे भेज देना है और बस आपको आपकी वर्ब लगानी है, ये इसका एक्टिव है। लेकिन क्या मैम पैसिव स्टेटमेंट में प्रायोरिटी है? मैंने कहा बिल्कुल है। जैसे दैट क्लॉज में मैंने कहा था ना कि इट वाला इसका रियल पैसिव नहीं है, वैसे ही यहाँ पर व्हेन इट इज़ टेस्टेड जो लिखा है ये इसका रियल पैसिव नहीं है, इसलिए हम प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट वाले पैसिव को ही देते हैं कि शुगर इज टेस्टेड स्वीट बाय अस। ऐसी क्या बोलूँ? कॉफ़ी इज टेस्टेड बिटर। इन दोनों को ही हम प्रायोरिटी देंगे। बाकी अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम बना सकते हैं कॉफ़ी इज बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। उम्मीद है आपको ये क्वासी पैसिव वाला जो फॉर्मेट है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जब हम आते हैं वो आते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में, यानी ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको एक नहीं वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे द टीचर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, अब एक ऑब्जेक्ट तो हर है और एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश है ना। और जब भी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट मिले तो उसमें जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे हर लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो इंग्लिश आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है या आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये आपने प्रोनाउन के अंदर सीखे होंगे, नहीं तो हम इसका रिवीजन जो है वो प्रोनाउन वाली क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट है दैट इज इनडायरेक्ट एंड जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में जितने ऑब्जेक्ट होते हैं ना उतने ही पैसिव बनते हैं, यानी कि आप एक पैसिव तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं और एक पैसिव आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। बट एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप अपना पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे ही रहेगा। बस इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रपोजिशन ऐड हो जाता है दैट इज टू। लेकिन अगर आप अपना पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो फिर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी पैसिव हूबहू वैसा ही बनता है जैसा हम अभी तक बनाते हैं। जैसे मैम इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, तो मैंने हर की जगह शी को आगे ले आई, शी। टॉट की वॉज टॉट, आप अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यही रहने दें, इंग्लिश बाय द टीचर पीछे। लेकिन जैसे मैंने इसका पैसिव इंग्लिश यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया तो देखो इंग्लिश
अगेन टॉट को कन्वर्ट किया, वॉज टॉट, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले मुझे क्या लगाना है, टू बाय द टीचर। इजी है। ऐसी सेकंड वाला एग्जाम्पल अब हम करते हैं। द डायरेक्टर सब्जेक्ट है, ऑफर्स वर्ब है, हिम कैसा ऑब्जेक्ट है मैम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ जॉब मैम कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। क्या कहा था, लिविंग वाला इनडायरेक्ट होता है, नॉन लिविंग वाला डायरेक्ट होता है। अब मैम दोनों से बनाते हैं, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाऊं, तो हिम को उठा के आगे लाऊंगी तो क्या लिखूंगी, ही। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर में जाएगा, ही इज ऑफर्ड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज लिखो, अ जॉब बाय प्लस सब्जेक्ट बाय द डायरेक्टर। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा जब हमने पैसिव किससे बनाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब हम हमारा पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो अ जॉब को उठा के आगे लाऊं, अ जॉब इज ऑफर्ड। अब जब डायरेक्ट से बनाया तो वर्ब डायरेक्ट को देख के आई, जब इनडायरेक्ट से बनाया तो वर्ब इनडायरेक्ट को देख के आई थी। अब मुझे क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहीं छोड़ना है, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है, टू। तो जॉब इज ऑफर्ड टू हिम बाय द डायरेक्टर। उम्मीद है आपको दोनों पैसिव बनाने आ गए होंगे। जब हम इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, और जब डायरेक्ट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। और क्या कहा मैंने, सेंटेंस में जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उतने ही पैसिव बनते हैं। क्या मैम इसमें भी प्रायोरिटी है, मैंने कहा बिल्कुल, ये चैप्टर जाना ही प्रायोरिटीज के लिए जाता है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट हो तो जो प्रायोरिटी जाती है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बने हुए पैसिव को जाती है। यानी कि हम अगर इन दोनों में बात करें तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, इंग्लिश वॉज टॉट, और इन दोनों में बात करें तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, जॉब इज ऑफर्ड। पर प्रायोरिटी कब लगानी है, जब दोनों ऑप्शन में मौजूद हो। तो ये हमने एक केस पढ़ा किसका, डबल ऑब्जेक्ट वालों का। नेक्स्ट लास्ट टाइप आपका बच रहा है आपके एक्टिव और पैसिव में, एंड दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी दो पार्ट हैं, एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। देखो सबसे पहली बात, इंटरोगेटिव है आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, देन सब्जेक्ट दिखेगा, देन आपको आपकी वर्ब दिखेगी, मेन वर्ब, एंड देन आपको आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर आपको ऐसा दिखता है तो ये एक्टिव है, प्लस इसमें इन्वर्जन हो रखा है, ये आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो क्या करें बेटा, आपको सेम वैसा का वैसा ही टेंस चेंज करना है जैसा आपने चेंज ऑफ टेंस में मुझसे सीखा है। बस आपको अभी भी हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रखनी है, और इस बार ये हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और बाय प्लस सब्जेक्ट आपको पीछे भेज देना है। यह आपका किस में कन्वर्ट हो गया, पैसिव में। ये मैंने आपको कौन सा सिखाया है, हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो क्या लिखा है, हैव यू चीटेड मी, हैव दिखा, यू क्या दिखा, सब्जेक्ट, चीटेड क्या दिखा, वर्ब, और मी क्या दिखा, ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने इसका पैसिव किया तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या दिखेगा आपको, हैज हैव के साथ बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस वही काम मैं करूंगी, पर इस बार किसको देख के लगाऊंगी, मी को देख के। देखो हैव आई, आई क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को उठा के मैम आगे लाई है, और बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय प्लस सब्जेक्ट पीछे। इसीलिए जब चेंज ऑफ टेंस आप करें तो साइड में लिख लें। देखो विल और हेल्प मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव कैसे बनाते हैं, हमने सीखा है ना, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस वही काम मुझे यहाँ करना है। विल किसको उठा के आगे लाई, ऑब्जेक्ट को, कौन है ऑब्जेक्ट, द पुअर। फिर क्या लिखा, देखो एक और बात, क्योंकि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नेगेटिव है तो विशेष ध्यान रखें, अगर आपके एक्टिव स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो अगर नेगेटिव वर्ड होता है तो जैसे ही हम इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा वो नेगेटिव सब्जेक्ट अपने से पहले नॉट को लेकर आ जाता है, यानी कि आपको नॉट लिखना पड़ेगा, फिर द पुअर नॉट बी हेल्प। देखो अभी भी मैंने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी है, लेकिन मैम ये नॉट का यूज क्यों किया, क्योंकि मेरे एक्टिव स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो एक नेगेटिव वर्ड है। क्लियर। फिर हमने बात की डिड ही बाय अ बुक। देखो डिड पास्ट सिंपल टेंस है, कहाँ जाता है, वॉज वर्ब के साथ में आपको क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। यही करूं तो अ बुक को देख के वॉज आएगा, वॉज ऑब्जेक्ट उठा के आगे लाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज अ बुक बॉट बाय हिम। क्लियर। नेक्स्ट हैव यू टू पेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपको आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हैज़ यानी कि बी की फॉर्म या फिर हैव की फॉर्म दिख जाए, तो हमने किया था ना इसका भी पैसिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव होता है, इसे चेंज हम नहीं करते। बस सेम काम मैम यहाँ करेगी। देखो टू पेंट से पहले हैज़ हैव है ना, तो मैम ने क्या किया, हैज़ हैव को चेंज नहीं किया, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाई, टू पेंट का पैसिव करो, टू बी पेंटेड बाय यू। सेम फॉर्मेट चल रहा है जो आपने एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सीखा है, बस सिर्फ चेंज क्या है इन्वर्जन का, सिर्फ चेंज इतना सा है कि इस बार आप ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो, और अब तक आप क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे। तब भी तो थर्ड फॉर्म ही लगा रहे थे, अब भी थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, तब भी बाय प्लस सब्जेक्ट ही लगा रहे थे, अब भी बाय प्लस, सेम चल रहा है, बस सिर्फ इन दोनों में चेंजेस हुआ है। देखो एक और, यहाँ पर क्या लिखा है, टू राइट के पहले किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाई, टू राइट को पैसिव करो, टू बी रिटन बाय हर। मैंने आपको कहा है अगर सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठी है और अगर उससे पहले बी की फॉर्म या हैज हैव की फॉर्म है तो वो चेंज नहीं होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही पैसिव बनता है। अब यही सेम कंसेप्ट आपको WH में अप्लाई करना है, सेम कंसेप्ट, बस सिर्फ क्या होगा इस बार इतना सा काम होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आप लिख रहे थे ना, बस इससे पहले आप ये WH वर्ड इंसर्ट कर देना, दैट्स इट। देखो वेयर डू दे बाय द बुक्स इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, डू सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बस मैंने वेयर एज इट इज इंसर्ट किया है, बाकी तो ये सेंटेंस वो का वही है ना। क्या बनाऊं, आर द बुक्स सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये द बुक्स को देखकर आर है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय देम लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। ऐसी देखो, व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वही रहेगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। व्हेन एज इट इज लिखा, फुटबॉल को देख के वॉज आया, बीइंग ऐड किया, प्लेड बाय यू। बस चेंज ऑफ टेंस में इतना ध्यान रखना कि अगर आप उसी टेंस पे हो तो बीइंग को ऐड करना मत भूलना, बाकी सेम चीज चल रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये जो थर्ड पार्ट है इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, अगर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही लिखा हुआ ना हो, जैसे इसमें नहीं है, देखो नहीं है, तो आप उठाकर आगे लाओगे क्या, तो आपको कुछ भी उठाकर आगे नहीं लाना है, आप अपना WH वर्ड ही लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ साथ लिख दो, और फिर आप अपना बाय प्लस सब्जेक्ट लिख दो। मैम साथ साथ क्यों, क्योंकि वैसे इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, पर जब एक्टिव स्टेटमेंट में ही ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप पैसिव में लगाओगे कैसे, बस यही काम मैंने किया है। पर अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो मैं ये हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगाऊं, क्योंकि पैसिव स्टेटमेंट में तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देख कर आती है, तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब को ऑलवेज सिंगुलर ही लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, व्हाट डज शी सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, और ईट के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, तो डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आप इसे कंटिन्यूअस में भेजें, व्हाट का व्हाट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं उठाकर आगे नहीं लाई, इज लिखा, ईटन लिखा, बाय हर, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ साथ, ऑब्जेक्ट होता तो इन दोनों के बीच में आता। देखो ऑब्जेक्ट था तो वॉज और हेल्पिंग वर्ब के बीच में फुटबॉल आया, ऑब्जेक्ट था तो आर और वॉट के बीच में बुक्स आया, पर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, और ये इस क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहनी है। ऐसे इधर देखो, व्हाट वर यू डूइंग, यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डूइंग वर्ब है, इसके बाद अगेन ऑब्जेक्ट नहीं है, टेंस चेंज करो, वॉज वर है वही रहेगा, बीइंग ऐड होगा, व्हाट का व्हाट कॉपी किया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लिखनी क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, होता तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता। व्हाट वॉज बीइंग क्यों, क्योंकि हमें उसी टेंस पे रहना है, तो व्हाट वॉज बीइंग डन बाय यू। अगर आपको चेंज ऑफ टेंस में दिक्कत है, वीडियो का स्टार्टिंग वाला पोर्शन वापस देख लेना, तभी आपको ये इंटेरोगेटिव वाला सेक्शन समझ में आएगा। चेंज ऑफ टेंस में जरा सी भी दिक्कत हुई तो ये आपको दिक्कत करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू रेड। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस में इसने आपसे क्वांटिटी पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं है, हाउ मेनी बुक्स को एज इट इज रहने दिया, चेंज ऑफ टेंस मैंने अभी भी किया है, आर सीधा ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उठा के आगे ला भी नहीं सकते, बस आर रेड बाय यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऑलरेडी बुक्स है, इसलिए मैंने बुक्स को देखकर आगे आर लिखा है, क्योंकि आप यही तो पूछना चाह रहे हो कि कितनी किताबें पढ़ी हैं,
तो ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, बस आप उस ऑब्जेक्ट की गिनती जानना चाह रहे हो, इसलिए मैंने इस बार बुक्स को देखकर आर लगा दिया। एम आई क्लियर? तो ये आपने कौन से टाइप के सेंटेंस पढ़े? जो WH वाले इंटेरोगेटिव थे, और इससे पहले कौन से पढ़े थे? हेल्पिंग वर्ब वाले। दोनों में फ़र्क नहीं है, बस अगर वो हेल्पिंग वर्ब वाला है तो WH वर्ड नहीं आएगा, और अगर वो WH वर्ड वाला है तो उससे पहले आपको WH वर्ड जो है वो इंसर्ट कर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इनफैक्ट इस क्लास का यानी कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, और ये है कि अगर आपका जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है यानी कि जो आपका एक्टिव स्टेटमेंट है वो अगर हु से स्टार्ट होता है, यानी आपका WH एक्टिव स्टेटमेंट यदि हु से स्टार्ट होता है, मैंने आपसे क्वेश्चन हु से पूछा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है इसका पैसिव बनाना। जब हम हमारा हु से सेंटेंस बनाते हैं, तो मैं पहले आपको एक स्लाइड पर ये समझा दूं कि अगर आपका एक्टिव स्टेटमेंट हु से स्टार्ट होता है और फिर आपका क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना पैसिव स्टेटमेंट में उस हु की जगह हम बाय हुम का यूज़ करते हैं। बाकी आप पैसिव बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसा भी आपने बाकी स्टेटमेंट्स में बनाया है। या फिर आप और क्या कर सकते हैं, इसके पैसिव में आप हु को हु ही रहने दें, बस इस बाय का जो यूज़ है वो आप सेंटेंस के एंड में कर लें, यानी कि हु से बनाए गए एक्टिव स्टेटमेंट का पैसिव बाय हुम से बनता है। वाइस वर्सा, अगर आपका एक्टिव स्टेटमेंट हुम से पूछा गया है, यानी आपका सवाल हुम से पूछा गया है, तो जो पैसिव आप बनाते हैं वो आप हु से बनाते हैं, यानी आप अपना सेंटेंस स्टार्ट हु से करेंगे और बाय को पीछे लिखेंगे। एक फ्रेज होती है कि जो बाय का यूज़ होता है वो हुम के तो साथ में होता है, लेकिन हु के साथ में बाय का यूज़ नहीं होता। हु के साथ में बाय का यूज़ हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है। तो एक फ्रेज बाय हुम की याद रखनी है और एक फ्रेज हु बाय की याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? अगर एक्टिव स्टेटमेंट हु से पूछा है तो बाय हुम वाली फ्रेज याद रखनी है, अगर एक्टिव स्टेटमेंट हुम से पूछा है तो हु वाली फ्रेज याद रखनी है। इसी बेस पर कुछ सेंटेंसेस करते हैं। देखो, हु टॉट यू इंग्लिश, हु से है ना, तो बाय हुम वाली फ्रेज याद रखनी है। बाय हुम लिखा हु की जगह, बाकी पूरा एज इट इज। टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वॉज वर्ब में जाएगी, वर यू टॉट इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ो, क्या लिखा है ये? हु रोट दिस, अरे ये गलत है, सॉरी, बाय हुम वॉज इंग्लिश आगे आएगा। मैं इसका पैसिव वापस बना देती हूँ, इसका पैसिव गलत है क्योंकि इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना और यू क्या है? सब्जेक्ट है, यू आगे जाएगा। कैसे बनाऊँ इसका पैसिव? बाय हुम, इंग्लिश को देख के क्या लिखूँ? वॉज इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, टॉट, फिर बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। और मैम यू वाला भी सही था, क्यों सही था? क्योंकि यू कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट। तो इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो है ना, इसलिए मैम इस सेंटेंस के पैसिव भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। तो मैम ये यू वाला भी सही था। ये सही क्यों है? क्योंकि मैम ये वाला पैसिव आपने किससे बनाया है? ये वाला पैसिव मैम आपने यू से बनाया, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, दोनों ही पैसिव सही हैं, ठीक है। पर प्रायोरिटी किसको जाएगी? मैंने बताई थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को। हु रोट दिस बुक, देखो हु है ना, तो आपको किस फ्रेज से बनाना है? बाय हुम रोट दिस बुक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कहाँ जाएगी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वॉज दिस बुक, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है, रिटन। मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सेम पैसिव बना रही हूँ, बस सिर्फ हु का फ्रेज बाय हुम याद रख रही हूँ, ये ध्यान रखना है। और अगर यही आप मैम मेरे से हुम से पूछोगे तो मैं फ्रेज हु बाय याद रखूंगी, बस दैट्स इट। देखो मैम हुम वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रहा। अगर मैंने फ्रेज हुम से स्टार्ट किया है तो मैंने पैसिव किससे बनाया? हु से। देखो हु डिड किस में जाएगा? वॉज, लाफ की जगह लाफ, एट की जगह एट, ये आ गया आपका बाय प्लस सब्जेक्ट, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसी देखो ये फ्रेज हुम से स्टार्ट है, हु से बना लिया। हु हैव यू हेल्प्ड, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यू बाय, क्यों मैम ये क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसलिए बाय प्लस सब्जेक्ट पीछे जाएगा। अब बात करते हैं एक और लास्ट पॉइंट की, एंड दैट इज, अगर मैम मेरा क्वेश्चन हु या फिर हुम से स्टार्ट नहीं है तो फिर मेरा क्वेश्चन मुझे विच से मिल सकता है। अगर आपको विच से मिलता है
तो इसमें विच में दोनों ही फ्रेजेस काम करती है। या तो आप बाय विच भी बोल सकते हो और आपका स्टेटमेंट लिख सकते हो, या फिर आप विच बोल के बाय का यूज लास्ट में कर लो, ये भी बोल सकते हो। बोथ आर राइट। और क्या मैम इन दोनों में प्रायोरिटी चलती है? मैंने कहा नहीं, दोनों ही इक्विवेलेंट सही हैं। तो वैसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल विच का ले लिया, विच मैन अब्यूज्ड हर, तो मैं इसको बाय विच से भी बना सकती हूँ। बाय विच मैन अब्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहाँ जाएगी? वॉज वर्ब में, वॉज शी अब्यूज्ड, हर उठ के आगे आगे ऑब्जेक्ट है। वैसे ही मैं चाहूँ तो इस बाय का यूज पीछे भी कर सकती हूँ, सिर्फ क्या चेंज करना है? विच मैन वॉज शी अब्यूज्ड बाय, दैट्स इट। बस यही टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको एक्टिव और पैसिव में WH वाले में मिलेंगे। एक बार वापस इंटेरोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब वाला मिलेगा, नॉर्मल है, इस पे भी ध्यान रखना, अगर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसी का पैसिव करना है। दूसरा WH वर्ड है लेकिन हु और हुम वाले नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल पैसिव बनेंगे, बस सिर्फ आपको WH वर्ड आगे इंसर्ट करना है। और तीसरा टाइप क्या है? अगर आपको सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन हु से मिलता है तो आप बाय हुम फ्रेज से बनाएंगे, अगर हुम से मिलता है तो आप हु बाय फ्रेज से बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर विच से मिलता है तो आप बाय विच से भी बना सकते हो और विच बाय से भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्टिव और पैसिव की जो थ्योरी है बहुत अच्छी लगी होगी। क्विक रिवीजन ये मैंने आप लोगों का लिया है। यहाँ पर आपका एक्टिव और पैसिव की जो थ्योरी है वो होती है एंड। मैंने आपको सारी प्रायोरिटीज प्लस एक्सेप्शंस दोनों ही बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आप लोगों के लिए एक्टिव और पैसिव के PYQs लेकर आऊंगी। अगेन आई एम सेइंग ये मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ क्विक रिवीजन ही लिया है, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं और मैं सारे ग्रामर के चैप्टर्स की कोशिश करूंगी इसी तरीके से जो रिवीजन है वो लेती रहूं। तो एक बार 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, 1 या 2 बार, तो आपको एक्टिव पैसिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, सारे PYQs भी, और जितने एक्टिव और पैसिव से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे और भी किसी चैप्टर का रिवीजन चाहते हैं कि मैम मुझे इस चैप्टर का पहले रिवीजन दे दो, तो वो चैप्टर्स आप मुझे अगेन कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें कि मैम इस चैप्टर का भी इसी तरीके से क्विक रिवीजन ले दीजिए, तो मैं उस चैप्टर को पहले प्रायोरिटी पे करा दूंगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं क्लास आपको कैसी लगी। दूसरी बात, आप मुझे बताएं कौन से चैप्टर का रिवीजन आपको पहले चाहिए, ताकि वो मैं आपको बता दूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि आपके ये चंद चीज़ें कईयों का भला कर सकती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव और पैसिव के PYQs के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आगे इसी तरीके से आप पढ़ाई में लगे रहें। राधे राधे।